नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे। अभी तक हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या सिलेबस है पाँचों यूनिट में, और पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ बेसिक ही स्टार्ट कर दिए थे, जिसका कि आगे आने वाले हर एक यूनिट पे उसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आज हम लोग यूनिट 1 डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डीसी सर्किट। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर पहला जो सब टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स है। जैसा कि हमने सिलेबस में सब बाइफरकेट किया था सब टॉपिक हर यूनिट में, तो उसमें से जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट में हम लोगों को 3 तरीके के सर्किट एलिमेंट्स पढ़ने हैं, आर, एल एंड सी। आर, एल, सी को क्या बोलते हैं? आर फॉर रेसिस्टर, एल फॉर इंडक्टर एंड सी फॉर कैपेसिटर। तीनों हम अलग अलग पढ़ेंगे, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तीनों के बारे में हमको अलग अलग जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम आर पे आते हैं, एक रेसिस्टर पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रेसिस्टर से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिटेल में रेसिस्टर पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में इंडक्टर पढ़ेंगे और उसके अगले क्लास में कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टर क्या होता है? रेसिस्टर कौन सा एलिमेंट होता है? देखिए, जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है ये डिवाइड कर रखे हैं पहले से कि हमको रेसिस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसको हम अलग से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिवाइड कर रखे हैं, ताकि आप लोग को सीधा रहे कि हमको क्या पढ़ना है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, क्यों मटेरियल के अंदर रेसिस्टेंस होता है, फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस का जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज आता है, सीरीज पैरेलल रेसिस्टेंस का क्या होता है, पावर और एनर्जी क्या होता है। इन द रेसिस्टेंस के टर्म में हम पावर और एनर्जी को कैसे लिख पाते हैं, ओपन और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसको हम रेसिस्टर में ओपन एंड शॉर्ट सर्किट में हमारे वोल्टेज और करंट में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि रेसिस्टेंस या रेसिस्टर क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, 2 वर्ड है, एक रेसिस्टेंस, नेक्स्ट रेसिस्टर। रेसिस्टर जो है वो एक क्या है? मटेरियल है, एक एलिमेंट है। रेसिस्टर क्या है? एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, जिसकी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। मतलब कि, और इसको थोड़ा हम डीपली समझे, कंडक्टर में कैसे क्या होता है। ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, एक कंडक्टर का हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लिए हैं कंडक्टर का समझने के लिए। अगर इस कंडक्टर में हम कोई एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पिछली क्लास में हम बता दिए थे क्या होता है वोल्टेज, क्या होता है करंट। जो भी अभी तक नहीं देखे हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके पहले का वीडियोस देख लें। जब भी हम किसी कंडक्टर में जब भी कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि किसी भी मटेरियल में, वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम कंडक्टर यहाँ पे इसलिए लिए हैं कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा होता है। तो कोई हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, सिंपल। इसीलिए हम बार बार कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अगर हम कोई एक यहाँ पे इंसुलेटर ले लेते हैं, भले हम उसके क्रॉस कितना भी वोल्टेज लगाएं, पर उसमें से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर, अभी हम बेसिक 2 ही पे समझते हैं आपके बेसिक लेवल में। एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से करंट पास करेगा, इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से करंट पास नहीं करेगा। अगर कंडक्टर का हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास क्या है? एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, सबके अंदर से क्या होता है? करंट पास हो जाता है। अगर वही हम इंसुलेटर का एग्जाम्पल देखें तो वुड, पेपर एटसेट्रा, रबर जो होता है, कोई भी रबर मटेरियल, तो ये सब क्या हो गए? कंडक्टर और इंसुलेटर्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे।
क्या है, हम कोई एक कंडक्टर लिए, कंडक्टर के क्रॉस क्या लगा दिए, वोल्टेज सोर्स लगा दिए। और जब भी हम कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। जैसा कि हम बताए थे कि अगर ये वोल्टेज का ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये निगेटिव पोलैरिटी है तो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसा कि हमने बताया था, करंट इधर मूव हुआ, करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। इसीलिए इंडक्टर इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं पास होता, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जहाँ भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, बस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस मटेरियल के अंदर से करंट पास नहीं होगा। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सिंपल। अब क्या किए, हम वोल्टेज अप्लाई किए किसी भी कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हुआ। जब फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हुआ तो करंट ऐसे फ्लो हो गया। करंट जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, जैसा कि साइंटिस्टों ने हमें बताया। अब आइए समझते हैं रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। देखिए, जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जब पॉजिटिव वोल्टेज में जब अट्रैक्ट होंगे तो स्मूथली फ्लो नहीं होंगे। देखिए, जैसे मानते हैं कि ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर फ्लो होना है, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है, तो क्या करेगा, इससे ये कोलाइड करेगा, ये वाला इससे कोलाइड करेगा, मतलब इधर मूव होने में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो सब एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब एक दूसरे से कोलिजन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का, मूव तो करेंगे बट कोलिजन के साथ मूव करेंगे। तो जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होगा तो क्या होगा, जो स्मूथली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए था वो धीरे होगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जितना स्मूथली होगा, करंट उतना ही अच्छे से फ्लो होगा। बट अगर कोलिजन के साथ बढ़ेगा तो मूवमेंट धीरे धीरे होगा इलेक्ट्रॉन का। तो उसी प्रॉपर्टीज के मटेरियल की वही प्रॉपर्टीज जो करंट को अपोज करता है। करंट को क्यों अपोज किया, कोलिजन की वजह से। आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसा तो है नहीं कि बस 4 हैं कि आराम से इधर मूव हो गए, लैक्स मिलियंस में है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो वही जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में अपोज करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of current। दोनों चीज लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों चीज सेम है। क्योंकि जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं करेगा, करंट इधर फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब समझते हैं रेसिस्टर क्या होता है। जो भी एलिमेंट इस रेसिस्टेंस वाले प्रॉपर्टी को ओबे करता है या मानता है या फॉलो करता है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। एक ऐसा मटेरियल हम बनाते हैं, एक ऐसा, रेसिस्टेंस की तो प्रॉपर्टी देख लिए हम। रेसिस्टर में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा मटेरियल बनाएंगे जो कि करंट को फ्लो करने का अपोज करेगा, फ्लो करेगा बट उसको अपोज करेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज द मटेरियल विच फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस। जो मटेरियल रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। ठीक है,
तो दोनों चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक रेसिस्टेंस एक रेसिस्टर। रेसिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में रोकती है, और रेसिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल जो कि रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करे, उसको बोलते हैं रेसिस्टर। ठीक है, ये बात समझ में आया है, माइक्रो लेवल की बातें हो गई। सेकेंड जो टॉपिक था इसके अंदर, वाई मटेरियल प्रोसेस, यही कारण है वाई मटेरियल प्रोसेस रेसिस्टेंस। जो मटेरियल है, रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्यों आती है मटेरियल के अंदर, यही कारण है कि जो मटेरियल होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो स्मूथली मूव ना करते हुए एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और एक दूसरे से जब कोलाइड करते हैं तो क्या करते हैं कि स्पीड उनकी कम होती है। जब स्पीड कम होती है उसी चीज़ को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, जैसे क्योंकि कोलाइड किया तो फ्लो नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन का टकरा जा रहा है, फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल दिए, रेसिस्टेंस बोल दिए। ठीक है, अब आइए जो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काम आता है, उसको समझ लेते हैं। जैसा कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे हम, ओम्स लॉ यही था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब किसी भी सर्किट में अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक बार इसका सिंबल समझ लेते हैं, सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस एंड यूनिट क्या है। देखिए रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ऐसे पढ़ते हैं, जिगजैग लाइन रहता है, इसके दो टर्मिनल रहेंगे, ये जिगजैग लाइन। ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसको सिंपली बनाने के पीछे यही रीजन था, ये सिंबल, कि जो जिगजैग लाइन है एक तरीके से जो भी हमारे पास करंट आ रहा है उस करंट का क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, अपोज कर रहा है, जो भी हम वर्ड में बोलें। ठीक है, तो इस करंट को रोकने के लिए एक तरीके से एक जिगजैग करंट फ्लो होगा, बट इसको ये अपोज करेगा, जिस स्पीड से फ्लो होना चाहिए उस स्पीड से नहीं फ्लो होगा। ठीक है, यूनिट होता है रेसिस्टेंस का ओम, इसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब आते हैं फॉर्मूला। जैसा कि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हमारे पास अगर कोई सर्किट है इस तरीके का, वोल्टेज ये क्या है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, क्या है ये, रेसिस्टेंस लगा हुआ है। कोई कंडक्टर है, हम उसमें एक रेसिस्टेंस दिखा दिए, क्योंकि कंडक्टर क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, करंट को फ्लो होने में अपोज कर रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा सर्किट हम बना दिए। तो जब जैसे जैसे हम ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसमें से जो करंट निकल रहा है इसकी भी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यही तो ओम्स लॉ बोलता है, V जो है, I जो है V के प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और हम एक चीज़ और जानते हैं, इसको बहुत नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे बस समझने का काम करना है, हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है मैथमेटिक्स में कि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो जब भी हम उसको रिमूव करके इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का जब भी आता है साइन, तो इसको जब भी हम रिमूव करेंगे इक्वल्स टू के साथ तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम जब इक्वल्स टू की जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो साइन है प्रोपोर्शनल का, उसको जैसे ही हम हटाएंगे तो इक्वल्स टू का साइन आएगा और उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम बोलते हैं 1/r, 1/r, और साथ में क्या है v। ये इसको हटाए हैं तभी इक्वल्स टू के साथ क्या आ गया, एक 1/r। तो यहाँ से हम ये देखेंगे एक फॉर्मूला आ जाएगा, इसको जब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v इक्वल्स टू आई, यार ये आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 12th में। ये एक फॉर्मूला आ गया। वोल्टेज और करंट के टर्म में हम रेसिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक, R इक्वल्स टू V बाई आई, ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास रेसिस्टेंस का।
कहाँ से आया देख लिए, कहाँ से आया, ये ओम्स लॉ से आया। एक और फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का, एक ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। उसके पहले फॉर्मूला से पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उस कंडक्टर की मोटाई, उस कंडक्टर की मोटाई, पतला कंडक्टर है या मोटा कंडक्टर है, तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए A, ठीक। और उस कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर की लंबाई क्या है L। तो हम जो चीज़ बोलते हैं एक्सपेरिमेंट से जो निकल के आया कि जो एक रेसिस्टेंस होता है हमारे, इस कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस भी होगा। अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर एक रेसिस्टेंस भी होगा जो कि करंट को अपोज करेगा। क्यों रेसिस्टेंस होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे मूव करते वक्त, उसी वजह से इसमें क्या जनरेट होगा, एक रेसिस्टेंस होगा। तो जो इसके अंदर एक रेसिस्टेंस होगा कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अगर ये कंडक्टर हम बड़ा कर देते हैं तो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। क्या बोले कि अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कंडक्टर हम लेंथ छोटा करते हैं तो उसके अंदर का रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो करंट को प्रतिरोध करने वाली क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कंडक्टर का लेंथ कम करते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम रेसिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट ये समझें, ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट से आया। कौन बताया? साइंटिस्ट बताए हमें। वो एक्सपेरिमेंट किए एक लैब में बैठ के, जहाँ पे उन्होंने चेक किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि जब भी हम किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, किसी कंडक्टर का लेंथ कम करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के है। मतलब अगर हमारे पास मोटा कंडक्टर है, अगर हमारे पास मोटा कंडक्टर है जिसका एरिया ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जिसका एरिया ज़्यादा है उसका रेसिस्टेंस कम होगा, उसी को हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हमें 2 बात निकल के आई, एक रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। कर देंगे ना इसको कंबाइन, R कॉमन है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो न्यूमरेटर में L, डिनोमिनेटर में A। और अभी क्या बोलें कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक इक्वल्स टू का साइन आता है, उसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक इक्वल्स टू का साइन आता है, उसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो क्या करेंगे, R इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रो, L बाई A। ये एक फॉर्मूला हो गया, इसका भी यूनिट ओम होगा, इसका भी यूनिट ओम होगा। रो क्या है, रो क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। रो क्या है, कंडक्टिविटी। हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग होती है। अगर हमको कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि किसी कंडक्टर का लेंथ दे लिया है, एरिया दे दिया है, रेसिस्टेंस निकालना है, तो हमको श्योर शॉर्ट उसकी कंडक्टिविटी भी दी रहेगी। हर मटेरियल की एक अलग क्या होती है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी हमें ये बताती है कि उस मटेरियल की कंडक्शन की कितनी क्षमता है, मतलब उसमें मटेरियल में करंट पास होने की कितनी क्षमता है। फॉर एग्जांपल कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि कॉपर के अंदर तेज़ी से करंट फ्लो होगा, एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी कम होती है। बात समझ में आया? तो कंडक्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ये हो गई। तो यहाँ से हमको ये फॉर्मूला निकल गया, R इक्वल्स टू रो L बाई A। एक फार्मूला और ओम्स लॉ से निकल के आया था, R इक्वल्स टू V बाई A। ये 2 फार्मूला है हमारे जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं रेसिस्टेंस निकालने के लिए। या तो हमको वोल्टेज और करंट दिया रहेगा न्यूमेरिकल में तो हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, या लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया और कंडक्टिविटी दिया रहेगा तब भी हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई फॉर्मूले की, सिंबल की एंड यूनिट्स की। दोनों केस में यूनिट क्या रहेगा, ओम,
अब आते हैं हम आगे सीरीज पैरेलल। रेसिस्टेंस का हम सीरीज पैरेलल देख लेते हैं, जो क्वेश्चन में हमारे बहुत आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं रेसिस्टेंस का। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, किस तरीके से, जो रेसिस्टेंस का नेक्स्ट टर्मिनल है, एक रेसिस्टेंस के अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक रेसिस्टर के अंदर दो टर्मिनल होंगे, ठीक है। तो किसी भी रेसिस्टर के दूसरे टर्मिनल से किसी भी दूसरे रेसिस्टर्स का पहला टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड हो, बीच में कोई ब्रांचिंग ना हो, इस तरीके से कोई बीच में ब्रांचिंग ना हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ये रेसिस्टर था पहला R1, इसका रेसिस्टेंस था R1। एक रेसिस्टर है पहला जिसका रेसिस्टेंस है R1, इसके दूसरे टर्मिनल से दूसरा रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस है R2। बात पे गौर करना कि हम कह रहे हैं, ये एक मटेरियल है रेसिस्टर, उसका रेसिस्टेंस है R1, दूसरा मटेरियल है रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस है R2, उसी तरीके से तीसरा रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस है R3, ठीक है। तो डायरेक्टली टर्मिनल में कनेक्टेड हो गए। दूसरे रेसिस्टर का पहला टर्मिनल कि इस पहले रेसिस्टर के दूसरे टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, बीच में कोई भी ब्रांचिंग ना हो। तो जो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसको हम लिखते हैं सीरीज में। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। RN लिख लेते हैं, R1 R2 R3 RN ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जो हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे, R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि सारे रेसिस्टेंस को मिला के एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखेंगे। क्या करते हैं? सबको ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी हुए RN। बात समझ में आया? ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर हमको कोई क्वेश्चन दे देता है कि हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है सीरीज में जुड़े हुए हैं, 2 ओम 4 ओम 5 ओम, तो R इक्विवेलेंट निकालिए। तो क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, 4 2 6 5 11 ओम। ये आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जब भी सीरीज में रहेगा क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। R1 R2 R3 RN। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? रेंज, पहला रेसिस्टर है, उसके दोनों टर्मिनल्स दूसरे रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल के साथ अटैच हो, मतलब पहले का फर्स्ट, दूसरे का पहले का सेकेंड, दूसरे के फर्स्ट से और दूसरे के सेकेंड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मतलब सेम पोटेंशियल पे हो, बीच में कोई रेसिस्टेंस ना है, बीच में कोई ब्रांचिंग ना आ जाए, इस तरीके से कुछ ना हो, ठीक है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R1 R2 R3 सब किस में है? पैरेलल है। कैसे पैरेलल क्यों बोले? पहले वाले के फर्स्ट के साथ सेकंड वाले का फर्स्ट डायरेक्टली कनेक्टेड हो, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था। सीरीज में क्या था? पहले वाले के सेकंड के साथ दूसरे वाले का फर्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड था, और दूसरे वाला ये जो था, दूसरे वाले का सेकंड जो था, पहले वाले से फर्स्ट के साथ कोई उसका इंटर रिलेशन नहीं था, ठीक है। बट इसमें क्या है, अगर हम किसी को फर्स्ट या किसी को सेकंड मानते हैं उससे मतलब नहीं है, दोनों टर्मिनल, बाकी नीचे जो रेसिस्टेंस है उसके पैरेलल में उसके टर्मिनल से डायरेक्टेड शॉर्ट हो, डायरेक्टेड कनेक्टेड हो, ठीक है।
तो ये हो गया कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में। तो सब इसी तरीके से है। तो R1 R2 R3 किसमें, पैरेलल। अगर हमको बोला जाए कि इसका एक इक्विवेलेंट निकालिए, सब रेसिस्टेंस के बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखिए, तो इसका फॉर्मूला है 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn। ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक 2 ओम का रेसिस्टेंस है, एक और 2 ओम का रेसिस्टेंस है। अगर हमको बोला कि दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए, दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक लिखिए, तो R इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, 1/2 + 1/2, 1/R1 + 1/R2। तो 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 ओम। सीरीज और पैरेलल दोनों के केस में, किसी भी केस में रेसिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा, ओम रहेगा। तो ये बात समझ में आई। कॉम्बिनेशन हम देख लिए हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पावर एनर्जी देख लेते हैं, फिर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला सर्किट एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टर, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। जिस तरीके से रेसिस्टर की प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस होती है, और कैपेसिटर जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस होती है। वो सब हम आगे की क्लास में देख लेंगे। आइए, पावर का फॉर्मूला सिंपली याद ध्यान रख लेते हैं। पावर का 2 फॉर्मूला होता है इन द टर्म ऑफ रेसिस्टेंस, एक V × I और एक पावर होता है V²/R, और एक और पावर होता है I²R। ये 3 पावर का फॉर्मूला होता है। बस हमको फॉर्मूला याद रखना है, सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पावर इक्वल्स टू VI, पावर इक्वल्स टू V²/R और पावर इक्वल्स टू I²R। ठीक है। एनर्जी कुछ नहीं है, एनर्जी आता भी नहीं है, बट समझ लेते हैं एक बार। एनर्जी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ P × dt। एनर्जी क्या होता है, पावर का इंटीग्रेशन होता है इन द टाइम के टर्म में। ये हमारा हो गया एनर्जी। ठीक है, पावर और एनर्जी की बात हो गई। फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है V × I, पावर इक्वल्स टू V²/R, पावर इक्वल्स टू I²। अगर हमको किसी क्वेश्चन में करंट और रेसिस्टेंस दिया रहेगा बस, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। किसी क्वेश्चन में बस वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया रहेगा तो ये निकालेंगे। किसी क्वेश्चन में हमको रेसिस्टेंस दिया ही नहीं है, बस वोल्टेज और करंट दिया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो तीनों अलग अलग केस में तीनों फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका क्या डेरिवेशन है, ये आपके एग्जामिनेशन में आता है ना, पढ़ने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहेंगे वो आगे चल के इस सारी चीज़ों का डेरिवेशन देखेंगे, कहाँ से अलग अलग फॉर्मूला आया, क्या क्या उसका सोर्सेस है, क्यों हम ऐसे लिखते हैं। बट एज ए फर्स्ट ईयर जब हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहता है ये सब्जेक्ट, तो हम इतना इसको डीपली नहीं जाते हैं। कभी नहीं पूछेगा कि डिराइव द पावर इक्वेशन P = VI, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन देगा, उससे बोलता देगा कि कैलकुलेट करें पावर। ठीक है, अब आते हैं ओपन एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन एंड शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट सिंपली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्किट है, हम पहले बता चुके हैं पहली क्लास में कि सर्किट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। आप पहली क्लास का वीडियो देख लेंगे जो अभी तक नहीं देखा। सर्किट क्या होता है, जो भी सर्किट एलिमेंट होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, उसको हम बोलते हैं सर्किट। अगर हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें एक रेसिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू है R, वोल्टेज सोर्स लगा है V। ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट मतलब इसी सर्किट में क्या है, अगर हम कुछ स्विच लगाए हुए हैं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई स्विच लगाए हुए हैं, स्विच ओपन है, तो जब स्विच ओपन हो गया तो क्या इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, यहाँ से तो करंट निकलेगा, बट क्या ये करंट इसमें चल जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ओपन सर्किट के केस में, ओपन सर्किट के केस में
जो करंट होता है वो हमारा कितना होता है, 0। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट समझ लेते हैं इसी में अच्छे से। अगर हमारे पास कोई एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है इस सर्किट में V, और इस रेसिस्टेंस के ऊपर हम क्या किए, एक तार लिए सिंपली विदाउट रेसिस्टेंस, जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू 0 है, और हम क्या कर दिए, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल इसके पैरेलली में कनेक्ट कर दिए। इसकी रेसिस्टेंस क्या है, 0 है। शॉर्ट सर्किट जो वायर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। और ओपन सर्किट के केस में रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसीलिए ओपन सर्किट के केस में करंट क्यों 0 होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो जब भी हम V इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं, तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन I। तो करंट क्या है, 0। तो जब करंट 0 हो गया तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, जिसको कि हम इनफाइनाइट बोलते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम आते हैं शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट क्या बोल रहे हैं कि एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, और एक और कंडक्टर लिए हैं जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब उसमें कोई प्रतिरोध है ही नहीं। कोई बहुत अच्छा कंडक्टर है जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, 0 है। ऐसा कोई होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट आइडियली हम एज्यूम किए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो क्या होगा, जब हम इसमें से करंट निकालेंगे, या करंट जब भी इसमें से फ्लो होगा, तो करंट हमेशा कहाँ से पास करेगा, शॉर्ट सर्किट पाथ से। कहाँ से पास करेगा, शॉर्ट सर्किट पाथ से, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, 0। अगर इसका कुछ भी रेसिस्टेंस होता है, भले इससे कम होता है, तो दोनों में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट इसमें रेसिस्टेंस अभी क्या है, 0। तो सारा करंट कहाँ से पास होगा, शॉर्ट सर्किट पाथ से। ठीक है, तो ये सारा करंट पास हुआ। तो इस रेसिस्टर्स के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, 0। तो यही शॉर्ट सर्किट के केस में ओपन सर्किट में वोल्टेज 0 होता है, करंट 0 होता है, और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होता है। और कंडक्टर जो होता है उसके अंदर की रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट केस में वोल्टेज 0। तो हमें बस ध्यान इतना रखना है, आगे चल के न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट करंट 0, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 0। क्यों वोल्टेज 0 हुआ, जब इसके अंदर रेसिस्टेंस है ही नहीं। तो जब करंट इसमें फ्लो होगा, तो जब ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर, जब इसका रेसिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। जब इस कंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर, जब रेसिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज क्या हो गया, 0। तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट केस में क्या एज्यूम होता है, वोल्टेज 0। अब ओपन सर्किट के केस में बता ही दिए V इक्वल्स टू आई आर, करंट 0। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो अभी तक सारी चीज़ें हम समझ लिए। रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मटेरियल के अंदर रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी आती कहाँ से, उसको माइक्रो लेवल में समझ लिया, इलेक्ट्रॉन लेवल में। फार्मूला कौन कौन से होते हैं, 2 फार्मूला होते हैं। V इक्वल्स टू आई आर वाला फार्मूला होता है, और एक R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। 2 ध्यान रखना है। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ लिए, जब 2 सीरीज में हो तो R1 प्लस R2 प्लस जितने भी सीरीज में हो Rn तक, पैरेलल में हो तो 1/R1 1/R2 और 1/R3 जितने भी हो 1/Rn तक। पावर और समझ लिए, पावर क्या है, पावर का 2 फार्मूला पढ़े, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर आई और P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। 3 फार्मूला पावर में पढ़ लिए। एनर्जी पूछता नहीं है, बट एनर्जी इज द इंटीग्रेशन ऑफ पावर। ओपन और शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। ओपन सर्किट में सिंपली हमको ये ध्यान रखना है कि करंट हमारा 0 होता है तो उस सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट, और जिसमें वोल्टेज 0 होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज कब 0 होगा, जब रेसिस्टेंस उस कंडक्टर में 0 होगा। ठीक है, तो अभी तक हम इतना पढ़ें, पहला सर्किट एलिमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट जिसका कि नाम है इंडक्टर, और उसकी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। ओके, थैंक यू।